वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, मतलब कि सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक के फंक्शन के। प्रीवियस वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, एनाटॉमिकल डिफरेंस पढ़ा था सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में। आज हम इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन पढ़ेंगे और उसमें डिफरेंस देखेंगे कि सिंपैथेटिक बॉडी में कैसे रिस्पांस आता है और पैरासिम्पैथेटिक का बॉडी में कैसे रिस्पांस आता है। ठीक है, अब जो सिंपैथेटिक का जो रिस्पांस होता है वो बॉडी तक तब देती है जब स्ट्रेस हो, बॉडी में स्ट्रेस हो, या बॉडी जो है फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन में हो, या बॉडी जो है ना इमरजेंसी सिचुएशन वाली कंडीशन में हो। इमरजेंसी मतलब कि बॉडी हाइपोग्लाइसीमिया में है, शॉक में है, उस टाइम क्या होगा, हमारा सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी। अब लेट सपोज शॉक है हमारी, मतलब शॉक होगी तो हमारी ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब ब्लड वॉल्यूम मतलब हाइपोटेंशन हो जाएगा, जब हाइपोटेंशन होएगा तो हमारा सिंपैथेटिक एक्टिविटी होगी। जब सिंपल एक्टिविटी होगी तो हमारा क्या होगा, वेजो कंस्ट्रक्शन होगी, वेनो कंस्ट्रक्शन होगी, हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, तो जैसे ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे, जिसे हम पे शॉक में ना जाए पेशेंट। ठीक है, तो सिंपैथेटिक ऐसे रिस्पांस करता है। हालांकि और पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो एक मतलब रेस्ट वाली कंडीशन में, रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाली कंडीशन में एक्टिवेट होता है पैरासिम्पैथेटिक। लेट सपोज आप बैठे हैं अपनी जगह पे रिलैक्स होके, तो उधर उस वक्त आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है। अगर आपके सामने रूम में बैठे हैं, आपके सामने शेर आ जाएगा तो आप एक इमरजेंसी सिचुएशन में चले जाएंगे, आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। ठीक है, और आप इमरजेंसी सिचुएशन में चलेंगे, वो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब कि सिंपैथेटिक क्या है, रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस, फाइट एंड फ्लाइट और इमरजेंसी सिचुएशंस। ठीक है, और ये जो पैरासिम्पैथेटिक क्या है, रेस्पॉन्स टू रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ठीक है, अब हम जो इनका फंक्शन है वो एक एक आर्गन पे देखेंगे कि एक एक आर्गन पे क्या होगा। ठीक हो गया जी। अगर मैं आई पे उठाऊं तो आई पे जो सिंपैथेटिक का रिस्पांस होता है, आपको पता है कि हमारी आई में जो पीपल होती है, पीपल में एक मसल होता है डायलेटर पीपली। ठीक है, उसको जो है ना सिंपैथेटिक इनर्वेशन होती है। अब अगर सिंपैथेटिक एक्टिवेट होगा तो वो होगी, मतलब वो मसल एक्टिवेट होगा, वो मसल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जो क्योंकि वो डायलेटर मतलब उसका फंक्शन क्या है कि वो पीपल को डायलेट करवाता है, तो फंक्शन क्या होगा, पीपीलो डायलेशन। ठीक हो गया जी, पीपीलो डायलेशन हो गई। मतलब इसको और क्या बोलते हैं हम, मिड्रियासिस बोलते हैं। ठीक, बीसी में तकरीबन मिड्रियासिस आता है। और सीलियरिस मसल पे क्या इफेक्ट होता है, सीलियर मसल में बहुत कम प्रीडोमिनेट पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है, बट थोड़ी सिंपैथेटिक एक्टिविटी भी होती है सीलियरिस मसल पे। अब सीलियरिस मसल पे जो होती है, अब क्या होगा कि जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी होगी तो फारबियन, हमें फारबियन के लिए देखना होता है। ठीक है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी में तो क्या होगा, हमारा जो लेंस होगा वो क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या, सिलेरी मसल क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स होगा तो उसके बाद जो इसके रिलैक्सेशन हो जाएगी मसल की, तो लेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेंस बिकम फ्लैट हो जाएगा। लेंस बिकम फ्लैट फॉर वीएन। ठीक, अब अगर हम इधर की बात करें तो आई पे इधर क्या फंक्शन है, अब अपोजिट होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो पीपीलो कंस्ट्रक्टर मसल होता है उस पर पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन होती है, तो क्या होगी, पीपीलो कंस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम मियोसिस। और सिलियरी मसल पे क्या इफेक्ट होगा कि कंट्रैक्शन ऑफ सिलियरी मसल होगी, कंट्रैक्शन ऑफ सिलियरी मसल होगी। अब कंट्रैक्शन ऑफ सिलियरी मसल होगी तो अब लेंस क्या हो जाएगा, वो ग्लोब्यूलर हो जाएगा, ग्लोब्यूलर लेंस हो जाएगा। और ये अकोमोडेट करेगा फॉर नियर विजन, फॉर नियर विजन। ये हमने फिजियोलॉजी में अकोमोडेशन पढ़ा था ना, तो जब हम नज़दीक आते तो हमारा जो लेंस होता है वो ग्लोबुलर हो जाता है, तो उसमें कंट्रैक्शन सिलियर मसल होता है। अगर हम फार विजन की देखेंगे तो सिलियर मसल रिलैक्स हो जाता है, तो हमारे जो लेंस है वो फ्लैट हो जाता है। ठीक हो गया जी। अगर हम लेक्राइमल ग्लैंड की बात करें जो आई में होता है, तो लेक्राइमल ग्लैंड की क्या होगी, सिक्री मतलब वो एक्टिवेट होगा और लेक्रीमेशन होगी। ठीक है, ये आई पे इफेक्ट हो गए दोनों के। अब अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आ जाएं, ठीक है, देखें ऐसे याद करें ना सिस्टम वाइज, ऊपर से हम आ रहे हैं आई पे, आई हो गई, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से इफेक्ट हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के सारे, ये अगर आपको याद हो गए ना, ड्रग्स ईजी हैं बिल्कुल।
रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखेंगे सिंपैथेटिक क्या करेगी। अब लेट्स सपोज मैं भाग रहा हूँ ना, ठीक है, या मेरे सामने शेर आ गया। अब जब शेर आ जाएगा तो मुझे क्या होगी, एक इमरजेंसी सिचुएशन है, मैं बड़े बड़े सांस लूँगा। जब बड़े बड़े सांस लूँगा तो मेरा ब्रोंकोडायलेशन हो जाएगी कि जिससे बहुत ज़्यादा सांस जाए, क्योंकि मैं एक हाइपर एक्टिव स्टेज में हूँ, ठीक है, मुझे ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो ब्रोंकोडायलेशन हो जाएगी। ठीक हो गया जी, ब्रोंकोडायलेशन। और जो ब्रोंको सीक्रेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब वो रिड्यूस क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी अब ब्रोंकियल आर्टरीज होती हैं वो हो जाती हैं कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, उनमें अल्फा 1 रिसेप्टर होते हैं, तो वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तो उसकी वजह से जो सीक्रेशन होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। तो सीक्रेशन जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, ब्रोंकियो कंस्ट्रक्शन होगी। अब लेट सपोज मैं नॉर्मली बैठा हूँ सुकून आराम से, तो मैं सांस लूँगा तो मैं इतनी ऑक्सीजन मुझे नहीं चाहिए जितनी इमरजेंसी में चाहिए होती है, तो ब्रोंकियो कंस्ट्रक्शन होती है, ब्रोंकियो कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और जो ब्रोंकियल ग्लैंड्स की जो सीक्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ब्रोंकियल ग्लैंड्स की सीक्रेशन इंक्रीज। ठीक हो गया जी। उसके अलावा अगर हम हार्ट की बात करें, हार्ट में आपको तकरीबन सबको पता है कि हार्ट में अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी होगी तो क्या होगी, हार्ट रेट बढ़ेगा, इंक्रीज हार्ट रेट होगा, हार्ट रेट होगा। अब जब इंक्रीज हार्ट रेट है तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। ठीक हो गया जी। और हार्ट पे जो इसकी इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी होती है, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अब इसके रिसेप्टर हम पढ़ेंगे, आपको पता होगा कि बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। फिलहाल हम जो है ना रिसेप्टर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हम रिसेप्टर इनके अलग अलग ड्रग्स के दौरान करेंगे। फिलहाल हम जो है ना फिजियोलॉजिकल फंक्शन पढ़े, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी। अब जो इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो उसको बोलते हैं पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। ठीक हो गया जी। और इंक्रीज कंडक्शन भी होती है, इंक्रीज कंडक्शन मतलब एवी नोड से कंडक्शन इंक्रीज होगी तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ब्रोमोट्रोपिक इफेक्ट, ब्रोमोट्रोपिक इफेक्ट। ठीक हो गया जी। अगर हम हार्ट की इधर बात करें पैरासिम्पैथेटिक पे, तो हार्ट रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज हार्ट रेट, इसको नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट बोलते हैं। और कंट्रैक्टिलिटी क्या होगी, अब देखें कंट्रैक्टिलिटी जो होती है, जो मस्करेनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो एट्रिया पे थोड़े मौजूद होते हैं और वेंट्रिकुलर पे तो ना होने के बराबर होते हैं। तो जो पैरासिम्पैथेटिक का कंट्रैक्टिलिटी पे इफेक्ट होता है वो नेग्लिजिबल होता है, तो कंट्रैक्टिलिटी पे इतना नहीं होगा, मतलब कि ये नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट नहीं होता पैरासिम्पैथेटिक का हार्ट पे। ठीक है, कंट्रैक्टिलिटी पे इफेक्ट हार्ट रेट पे इफेक्ट होता है। कंडक्शन क्या होगी, डिक्रीज कंडक्शन होगी, ठीक है। एबी नोड से जो है ना मतलब वो डिले हो जाएगा, एबी नोड जो एबी डिले होता है हमने पढ़ा था वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कंडक्शन क्या होगी, तो नेगेटिव ब्रोमोट्रोपिक इफेक्ट है, ब्रोमोट्रोपिक इफेक्ट। ठीक हो गया जी। सॉरी, ये इसको ब्रोमोट्रोपिक नहीं बोलते, ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट। ठीक है, ड्रम होते हैं ना, ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट। ठीक है, कंडक्शन वेलोसिटी इंक्रीज हो रही तो इसको ये ठीक हुआ जी। अब अगर हम वेसल्स की बात करें तो वेसल्स पे क्या होगा इफेक्ट, वेसल्स पे बात करें। अब जो स्केलेटल मसल की, अब लेट सपोज हमारी इमरजेंसी सिचुएशन है तो स्केलेटल मसल में हमें ब्लड ज़्यादा चाहिए, तो स्केलेटल मसल की जो वेसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी, स्केलेटल मसल की वेसल डायलेट। और जो दूसरे जो हमारी जीआईटी की है, स्किन की है या म्यूकस की हैं, वो अदर वेसल जो हो जाएंगी वो क्या होंगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। ऑन द अदर हैंड अगर पैरासिम्पैथेटिक की बात करें हम, तो पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है कि डायरेक्टली वेसल्स पे कोलिनर्जिक इनर्वेशन नहीं होती, डायरेक्टली नो कोलिनर्जिक इनर्वेशन। बट हमारे जो इंडोथेलियल सेल्स होते हैं वेसल्स में, उसमें जो है ना
M3 रिसेप्टर्स होते हैं। अब जब M3 रिसेप्टर्स उधर जो साइक्लोलिटी एसिटाइलकोलिन है या दूसरी जो एगोनिस्ट ड्रग होगी उधर ऐड करेगी M3 रिसेप्टर पे, तो वेजल की डायलेशन होती है। ठीक है, उसका मैकेनिज्म जो होता है वो मैकेनिज्म आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो उधर एनो रिलीज होता है नाइट्रस ऑक्साइड, वो उसकी जैसे जो है रिलैक्सेशन होती है। जैसे लेट्स सपोज पेनिस की इरेक्शन है, वो भी जो है ना पेनिस की तरफ जो है ना जो हमारा इरेक्शन है वो पैरासिम्पैथेटिक मीडिएट होता है। अब जब उधर पैरासिम्पैथेटिक जाएगी तो क्या होगा, उधर एनो रिलीज होता है, फिर जो है ना पेनिस की जो आर्टरीज वेन्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, तो उधर इरेक्शन हो जाती है। ठीक है, वो भी एनो मीडिएट होती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें जीआई सिस्टम की, जीआईटी की, ठीक है, जीआईटी में जो होगी वो मोर्टेलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब इमरजेंसी सिचुएशन है, उधर हमें चिकन पीस को या लेट्स सपोज चिकन पीस को हमें डाइजेस्ट नहीं करना, बट हमें अपनी फाइट करनी है। मोर्टेलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर पेरिस्टालिसिस की बात करें तो सेम ही है, पेरिस्टालिसिस की क्या डिक्रीज हो जाएगी। उसके अलावा जो टोन ऑफ मसल है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। और जो इंस्पेक्टर्स होते हैं हमारे, ठीक है, इंस्पेक्टर्स जो होते हैं हमारे वो क्या हो जाएंगे, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ कंट्रैक्शन हो जाएगी, यहाँ कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, मतलब वो क्लोज हो जाएंगे इंस्पेक्टर हमारे, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में हमें डेफिकेशन यूरिनेशन नहीं करनी। ठीक है, डेफिनेशन नहीं करनी हमें, बट अगर पैरासिम्पैथेटिक हम बात करें तो मोर्टेलिटी इंक्रीज़ होगी, पेरिस्टालिसिस इंक्रीज़ होगी, और जो इंस्पेक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। जैसे डेफिकेशन है कि पैरासिम्पैथेटिक मीडिएट एक्शन है, यूरिनेशन भी पैरासिम्पैथेटिक है। और यूरोजेनाइटल की अगर हम बात करें, यूरोजेनाइटल सिस्टम की बात करें तो यूरोजेनाइटल में जो डिट्रूजर मसल्स होते हैं जो ब्लेडर में मौजूद होते हैं, वो क्या होगी, पैरासिम्पैथेटिक में रिलैक्स हो जाएगी, क्योंकि हमें उस वक्त यूरिनेशन नहीं चाहिए, रिलैक्सेशन ऑफ डिट्रूजर। ठीक, और उसके अलावा इंस्पेक्टर सेम ही कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन। और उसके अलावा इधर अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक पे तो डिट्रूजर क्या होगा, कंट्रैक्शन होगी डिट्रूजर की, जैसे हम यूरिनेशन कर सकें। और जो इंटरनल यूरिथ्रल इंस्पेक्टर होता है वो क्या हो जाएगा, इंस्पेक्टर रिलैक्स हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अगर हम जेनेटल सिस्टम की बात करें तो एजैकुलेशन जो होती है वो सिंपैथेटिक मीडिएट होती है, और जो इरेक्शन होती है वो पैरासिम्पैथेटिक मीडिएट होती है। ये हमने फिजियोलॉजी में पूरा पढ़ा था सेकंड ईयर में, बट इधर में मैकेनिज्म पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो अगर पढ़ाएंगे तो वो लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर आप इतना याद करें। ठीक है, अगर हम हेयर्स की बात करें तो हेयर्स पे जो हेयर्स होते हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं सिंपैथेटिक एक्टिविटी में, इरेक्टर पेलाई मसल के जैसे। अगर आपने नोट किया होगा ये कॉमन फिनोमेना है, अगर हम मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में हो जाते हैं या हाइपर हो जाते हैं तो हमारे जो हेयर्स हो जाते हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। ठीक है, वो इरेक्टर पेलाई मसल की कंट्रैक्शन हो जाती है। अब ये था पूरा फिजियोलॉजिकल फंक्शन इनके। अब लास्ट में जो है ना इसके न्यूरोट्रांसमीटर हम देख लेते हैं कि सिंपैथेटिक के न्यूरोट्रांसमीटर कौन से और पैरासिम्पैथेटिक के न्यूरोट्रांसमीटर कौन से हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर की अगर बात करें हम तो सिंपैथेटिक में जो है न्यूरोट्रांसमीटर वो है नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, फ्रॉम द कोलिनर्जिक नर्व एंड फ्रॉम द एड्रेनर्जिक नर्व एंडिंग्स, एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स। ठीक है, और एपिनेफ्रिन होता है फ्रॉम द एड्रिनल मेडुला। ठीक है, अब एड्रेनर्जिक न्यूरॉन मतलब वो न्यूरॉन्स जो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करें। और पैरासिम्पैथेटिक का क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक का जो मेनली होता है वो एसिटाइलकोलिन होता है। ठीक है, फ्रॉम द कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। अब ये था सारा कुछ फिजियोलॉजी ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, मतलब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की। ये अगर आपको याद हो बिल्कुल ईजी है, सिंपल है, कॉन्सेप्चुअल याद करें, इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इंशाल्लाह हम कोलिनर्जिक जो सिस्टम है वो स्टार्ट करेंगे। कोलिनर्जिक सिस्टम कहाँ कहाँ मौजूद होता है, क्या कैसे होता है वो, और उसकी कौन सी ड्रग्स होती हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।